अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज किसी की आवाज नहीं निकलेगी इस एक्सप्रेसो के साथ। मैं हूं अरमान हसन। मेरी क्लास का आगाज हुआ चाहता है। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं तो थोड़ी देर के लिए आप टीवी चैनल म्यूट भी कर सकते हैं। वी डोंट माइंड। नहीं आज तो म्यूट हो गई। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और हमें कहें कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीतेगा। फाइनल हो गया ये, मतलब सब फाइनल था। पेशावर ज़ल्मी बेचारी तो एवी घर से कुछ करने आई थी, लेकिन कोई बात नहीं। इमरान हौसला करें, चाय पानी पिएं जी, पानी दें, पानी में थोड़ा नींबू डाले, नमक डाले, इनका हौसला बुलंद हो। अब हो जाए तो प्रोग्राम शुरू करें। खैर इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज टीवी सेट्स के सामने मौजूद हैं। ये तो होना है और ये होता रहेगा। बहरहाल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्या कहना चाहिए, एक्साइटमेंट एंड चेंजिंग पोजीशंस एंड सिचुएशंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीती और आपको हमारे चेहरे पे अफसुर्दगी और शर्मिंदगी दोनों नजर आ रही है। अफसुर्दगी थोड़ी ज्यादा है, शर्मिंदगी थोड़ी कम है। वैसे मैच बहुत ही वन साइडेड हो गया था, खास तौर पे बैटिंग एंड पे जाके। और सबसे जो कमाल बात हुई वो ज़ल्मी की कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, जिसको लेकर हम कहें कि ज़ल्मी ने, और खास तौर पे जो ज़ज़ई की इनिंग थी उसने तो कमाल ही कर दिया। तबाही हो गई। वो कहते हैं मैं ड्राई फ्रूट खाता हूं। एग्जैक्टली, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि आज ज़ल्मी लग रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए और उन्होंने इस्लामाबाद को के लिए टफ टाइम देने का सोचा, और वाकई उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया इस्लामाबाद को। और फाइनल अब बिलाखिर कल होगा जी, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान को। इस पे डिटेल बात होगी, अब ये पूरे शो में चलेगा, आपने फिक्र नहीं करनी। और जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि दोनों मैचेस के अंदर टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम कैसे कोलैप्स की है, दिस इज पॉइंट जिसके ऊपर हमें सोचना है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचना है। खैर हमारा दिल दुखी है, हम ज्यादा तजिया नहीं करेंगे इस पे, और बात होती रहेगी। लेकिन अब स्टार्ट कर लेते हैं शो और देखते हैं आज के हेडलाइंस। मुल्की सियासत में अहम पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही में गैर मामूली मुलाकात। मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करेगी, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने का पाबंद होगा। मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। वैक्सीन न लगने की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। फोर्ब्स की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करवाने वाली कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर मरियम नुसरत होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी पाकिस्तान के पहले कम उम्र तरीन पायलट का एजाज रखने वाले आफताब चौधरी से। छड़ियों की मदद से जेरे जमीन पानी की तलाश, साइंस क्या कहती है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। कितने हौसले से, कितने दिल पे पत्थर रख के इमरान ने आखिरी हेडलाइन पढ़ी थी, बात नहीं। लेकिन खैर हमने सियासत पे भी बात करनी होती है आगाज में। देखते हैं आज की बड़ी खबर। ठीक है जी, और सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट इस वक्त जो हो रही है, कल की हाईलाइट थी और बहुत सरप्राइजिंग भी थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जो कि कुछ अर्सा मंजर आम से गायब हो जाते हैं, फिर एकदम से आते हैं किसी धमाकेदार एंट्री की सूरत में, फिर गायब हो जाते हैं। कल उनकी जो एंट्री थी वो बड़ी ज़बरदस्त एक मुलाकात की सूरत में थी, जो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान हुई। दोनों पुराने खिलाड़ी सियासत के कल मिले, अहम मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। गुज़िश्ता दिनों से हम अगर बात करें तो आसिफ अली जरदारी लाहौर में ही विराजमान है, आपको बताया था हमने, और इन दिनों में उन्होंने कई सियासी मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हम इत्तेहादी भी हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली भी हैं, इससे पहले वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान हैं, बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे और आसिफ अली जरदारी से ये अहम मुलाकात की। बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें पंजाब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। सियासी मुबस्सरीन इस मुलाकात को मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से गैर मामूली मुलाकात करार दे रहे हैं। जराए के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने साबिक सदर से राबते किए हैं और आइंदा आम इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप के पीपल्स पार्टी में शामिल होने का भी इम्कान है। अगर इसके साथ साथ बात करें इंतखाबी इस्लाहात की, तो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम
सियासत करना नहीं है, इलेक्शन कराने का तरीकाकार गवर्नमेंट ने तय करना है। पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करेगी, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने का पाबंद होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो आइन से मुतसादिम मामलात हैं, इन कवानीन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का, जिनकी स्टेटमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, हमने आपको बताया है। गवर्नमेंट ने बिल को सेनेट में पेश करना है और इस हवाले से गवर्नमेंट का यह फैसला इस वक्त सामने आ रहा है कि सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब अपोजिशन इंतखाबी कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करने का इरादा रखती है और इसी हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ करदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी की जा रही हैं और ज़राए तो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP ने भी APC में शिरकत की हामी भर ली है और APC जुलाई के पहले हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जिस सारे सियासी ताने बाने किन नताइज के हामिल हो सकते हैं, सूरत हाल किस जानिब जा रही है, बिलखुसूस कहाँ मुलाकात के हवाले से बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे कुछ अहम सियासी शख्सियात जो पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनी, उसके बाद ये मीटिंग्स होना किस जानिब सूरत हाल को लेके जाएगा। इम्तियाज़ गुल साहब से हमने बात करनी है, हम कोशिश करते हैं उनसे ज़रा रब्ता हो जाए और उनका हम तजिया प्रोग्राम में शामिल कर लें। लेकिन जैसा कि हम कल की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि परवेज़ इलाही साहब मीडिया से बातचीत किए बगैर इस मुलाकात के बाद चले गए। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, यकीनी तौर पे अवॉइड करना चाहते थे जो भी डिस्कशन हुई है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो मुस्लिम लीग काफ है, ये बड़ी अहम इत्तेहादी रही है पीपल्स पार्टी की उनकी हुकूमत के दौरान और नायब वज़ीर आज़म के तौर पे भी काम करते रहे हैं और सीनियर मेंबर कैबिनेट के तौर पे भी काम करते रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्न हो सकता है। और अभी जो रीसेंट सिचुएशन रही है जिस पे कुछ नाराज़गियाँ भी रही, क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का अहम इत्तेहादी भी हैं और कुछ नाराज़गी रही, कुछ मुतालबात थे, फिर ऑन एंड ऑफ इनको मनाया गया, बहुत सारे मामला लोग आए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें सीनियर तज्जाकार इम्तियाज़ गुल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। कल की सबसे अहम हाईलाइट जो थी वो आसिफ अली जरदारी और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात थी और ये मुलाकात कहा जा रहा है कि बहुत अहम थी और गैर मामूली भी है, सियासी मुबसरीन कहते हैं। आपके नज़दीक इस मुलाकात को क्या इसका पर्पस हो सकता है, इसके ताने बाने क्या मिलते हैं? 3 साल के हंगामों के बाद, उखाड़ पछाड़ के बाद अब कुछ तमाम बड़ी जमातें जो हैं शायद वो इस बात पे आमादा हैं कि कोई मिल बैठ के तो मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार किया जाए। इसीलिए जरदारी साहब सामने आए हैं। अपने साबिक वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बड़े सियासी खानवादे या घराने एक दूसरे से मिलते रहते हैं और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत की तरफ से इस्लाहात वगैरह की बातें हो रही हैं, इलेक्टोरल इस्लाहात, इक़्तिसादी इस्लाहात, तो वो उस सिलसिले में शायद परवेज़ इलाही साहब और जैसे जो दूसरे रहनुमा हैं अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें आमादा कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामान के अंदर वो आएँ और इस्लाहाती अमल में अपना हिस्सा डालें। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, आप कह रहे हैं कि ये दो बड़े सियासी रहनुमाओं का मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं है, मामूल का हिस्सा है। लेकिन ये गैर मामूली बात उस वक्त लगती है जब सुबह शाम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वुज़रा हैं, वो सिंध गवर्नमेंट पे, उनकी करप्शन पे तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब हिमसेल्फ तनकीद करते हैं और उसी गवर्नमेंट के अहम इत्तेहादी और उनके पंजाब असम्बली के स्पीकर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जिनको सुबह शाम वो हिट लिस्ट पे रखते हैं, जाके लाहौर में बैठ के उनसे मुलाकात कर लेते हैं और बड़ी लंबी मुलाकात कर लेते हैं। तो खबर तो है, अहम कुछ ना कुछ तो लगता है ऐसा। इम्तियाज़ गुल साहब जी देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ हो, लेकिन ये अब दो मुख्तलिफ इशूज़ हैं। जो करप्शन की बातें हैं वो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब उनके साथ ही कुछ इस मामले में ज़्यादा ही बात कर चुके हैं। मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि अगर इस करप्शन तो बिल्कुल है, वो आपको नज़र आती है, वरना कराची, हैदराबाद कूड़े का ढेर ना बनते, पानी का मसला वहाँ पे ना होता, थर में बच्चे ना मर रहे होते। लेकिन इस मसले पे 3 साल से, बल्कि 3 साल से ज़्यादा से वज़ीर आज़म और उनके साथी बहुत ख्याल आराई कर चुके हैं। अब उस पर तवज्जो हटा के असल तवज्जो जो है आपने आइंदा पे मरकूज़ करनी है कि मुस्तकबिल में जितने भी लूप होल्स हैं, जो करप्शन के रास्ते हैं, उसको बंद कैसे करना है। क्योंकि 3 साल में मुकदमे बहुत बने हैं, नैब ने रेफरेंसेस भी बनाए हैं। आपको मालूम है हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें किस तरह बहुत बड़े बड़े, इवन किसी ने अगर दिन दिहाड़े कत्ल भी किया हो वो भी अपनी जान छुड़ा लेता है, क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं, बड़ी बड़ी फीसें हैं और वकील आपस में मिले होते हैं, वकील जजों के साथ मिले होते हैं। तो ये कोई
मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को अब जो लूप होल हैं इस निज़ाम के, और उस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि ये आपने गर्दान पकड़ी हुई कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इनको हमने ये कर। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, एक तासुर पिछले कुछ अरसे से हर सियासी जमात का हक होता है कि वो अपनी सियासी खत करके दिखाए या अपने आप को इस तरीके से दिखाए कि आने वाले किसी भी निज़ाम के लिए सबसे रेलेवेंट जमात वही है, या इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें अब उसकी जानिब हैं और उसको सपोर्ट हासिल होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से खास तौर पर ऐसा एक तासुर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और समा वो तासुर ठीक भी है, जैसे कि कुछ बड़े सीनियर बलोचिस्तान के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होना, पंजाब के रहनुमाओं का की स्टेटमेंट्स कुछ प्रो पीपल्स पार्टी आना, और अब हमने जहांगीर तरीन के हवाले से भी अपने देखने वालों को बताया, आपके पास भी खबर होगी कि ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बिसात भी बुनी जा रही है। तो क्या हम ये समझे कि इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेवरेट आफ्टर इमरान खान, और वो इसी तासुर को पुख्ता करने के लिए अपने पुराने सियासी हलीफों को भी साथ मिला रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इमरान खान के माइंडसेट को देखें, उनकी सोच क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, वो एक बहुत ही, उसको आप ज़िद्दी भी कह सकते हैं, बहुत डिटरमिन्ड भी कह सकते हैं। उनका अपना एक माइंडसेट है और उन्होंने अपने लिए जो एक लाइन खींची हुई है अपने और दूसरे रहनुमाओं के दरमियान, मेरा ख्याल है उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनको मजबूर किया गया तो वो मेरा ख्याल है अपना ओहदा ही छोड़ देंगे। जिस आपने सुना होगा कि जो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं, फीड की जाती हैं मीडिया में कि इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के दरमियान उस्मान बुज़दार के मसले पे इख्तलाफात हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जिस दिन भी उनको मजबूर किया गया कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, वो कहेंगे ये सामान, ये हुकूमत है और ये मामलात हैं पाकिस्तान के, आप खुद ही संभाल लें। तो मेरा अपना ख्याल नहीं है कि वो इन तमाम रहनुमाओं के हवाले से अपने ख्यालात तब्दील करेंगे। अलबत्ता ज़रूरत इस अमर की है, खुद वज़ीर आज़म के लिए भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करें, क्योंकि इतने बड़े मुल्क 220 मिलियन के मुल्क को चलाने के लिए आपको बहरहाल लचक का मुजाहरा करते हुए ये ताल्लुकात जो है, सियासी ताल्लुकात, वो मैनेज करने होते हैं सूबों के दरमियान, सियासी रहनुमाओं के दरमियान। तो आप जो जहांगीर तरीन साहब या अब्दुल जनरल कादिर बलोच की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ये सोचा जा रहा हो कि बलूचिस्तान के जो मामलात है उसमें पीपल्स पार्टी को ज़्यादा ज़रा शेयर दे दिया जाए ताकि वो मामलात कुछ बेहतर अंदाज में चलाए जा सकें। इससे ज़्यादा, और जो जहांगीर तरीन साहब की बात है, अगर तो जहांगीर तरीन साहब, मैं समझता हूँ वो चले गए पीपल्स पार्टी में, तो जो उनकी एक साख है, जो इज्जत है, मैं समझता हूँ वो उससे भी वो हाथ धो लेंगे, क्योंकि जी उनका अपना एक वो बड़े डिसेंट नोबल इंसान है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी तवील रफाकत जो इमरान खान या पीटीआई के साथ है वो कुर्बान कर देंगे। मैं इस वजह से कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस बना हुआ है। ठीक हो गया। इम्तियाज़ुल साहब, अगर हम थोड़े से इंतखाबी एक तरमीमी बिल की बात करें तो कल फवाद चौधरी साहब ने बहुत खुलकर क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन को, कहा है कि सियासत ना करें, अगर पार्लियामेंट में कोई चीज़ होती है मंजूर तो उसके हवाले कानून साजी होती है तो उस पर अमल दरामद कराया जाए, ना कि उस पर सियासत की जाए। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात आपके नज़दीक कितने दुरुस्त हैं? देखिए, मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस अंदाज में बात कर रहे हैं गोया वो खुद कानून है। बिलाशुबा वो एक कानून के मातहत हैं, वो कानून जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। यानी वही बात कर रहे हैं जो कि मौलाना फजल रहमान सिराजुल हक जैसे लोग करते रहे हैं जब वो ब्लास्फेमी कवानीन की बात करते हैं, जो गुस्ताखी तौहीन रिसालत से मुताल्लिक कानून है, वो कानून भी पार्लियामान का बनाया हुआ है। पार्लियामान लोगों ने इसीलिए चुनी होती है कि उनके हक में, उनके हवाले से कानून साजी करे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये एतराज़ कि जी फलां चीज़ खिलाफ आइन है, फलां चीज़ खिलाफ आइन है, बाबा आइन पार्लियामान ने बनाया हुआ है। अगर पार्लियामान समझती है, पार्लियामानी नुमाइंदे समझते हैं कि किसी कानून में तब्दीली की, तरमीम की ज़रूरत है, तो वो क्यों नहीं करेगी? अगर ऐसा ना हो तो क्या फिर पार्लियामान का मकसद क्या रह गया? ये कोई इलेक्शंस के हवाले से, ब्लास्फेमी के हवाले से जो कवानीन है कि वो आसमान से वदियत नहीं हुए हैं, वो पार्लियामान ने बनाए हैं और पार्लियामान को मुकम्मल इख्तियार है। उस पर एतराज़ात इनके हो सकते हैं, लेकिन अगर वाकई कोई ऐसा एतराज़ हुआ जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम होगा तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे मामलात के अंदर ये इस मामले के ऊपर भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बात नहीं हो रही है। हम हुकूमत की जानिब से एक स्टेटमेंट इम्तियाज़ुल साहब ज़रूर आई है कि हम इंगेज करेंगे अपोजिशन को और बातचीत करेंगे, लेकिन
तकरीबन किसी मामले पे भी हमने तो नहीं देखा कि कोई कंसेंसस हुआ हो। इवन आपको याद होगा जो कश्मीर जैसे हसास मामले के ऊपर जॉइंट सेशंस भी हुए थे, वो भी हुल्लड़बाजी का शिकार हो गए थे। पिछले 2-3 साल में तो ये सूरत हाल बहुत ही बढ़ गई, और बजट इजलास तो कौन भूल सकता है जिसमें किताबें चली और लोगों को मारा गया, खवातीन को भी मारा गया। अब तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि कोई निगोसिएशन दोनों तरफ से हो सकती है इस अहम मसले के ऊपर, ताकि 2023 का इलेक्शन मुतनाज़ ना हो? देखिए, एक तो बात है कि इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जो पार्लियामेंट में देखने में आए दोनों तरफ से। जिस तरह किताबें, बजट की दस्तावेजात एक दूसरे पे उठा उठा के फेंकी गई, उससे मुझे एक बतौर पाकिस्तानी बहुत शर्म आई। दूसरी बात यह है जो अपोजिशन की तरफ से हमें ये जहन में रखना चाहिए कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक, IMF वो सारे कह रहे हैं, और जो फैसलाबाद में या गुजरात में या कराची में इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इक्तिसादी एक्टिविटी है वो पहिया काफ़ी गैर मामूली तौर पे चल रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी या इक्तिसादी बहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, और ये मैं आदाद शुमार की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, ये हम बात करते रहते हैं सनतकारों से भी, मजदूरों से भी, तो उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 6-7 वर्षों के दौरान इतनी इक्तिसादी सरगर्मी देखने में नहीं आई। और ये वर्ल्ड बैंक और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। लेकिन अगर आप अपोजिशन को देखें, उनकी आप तकरीरें सुन लें, उनके नज़दीक पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के किनारे पहुँच गया है। यानी वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की, मौसम बहुत अच्छा रहा गुज़श्ता साल, हमारी कपास और गंदम बहुत बम्पर क्रॉप जिसको कहते हैं, इंतहाई बेहतरीन फसलें हुई, है ना। तो वो भाई आप ये बात तो कबूल करो, उसमें इमरान खान या PTI का क्या कमाल है अगर मौसम अच्छा रहा है, अल्लाह ने मेहरबानी की है पाकिस्तान की। ये गुल साहब, आप तो खुद खैर करते भी रहे और टीवी के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पता है। ये हर दौर में सियासत होती है ना सर, इकोनॉमी के ऊपर। इसमें ये नहीं देखा जाता कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। PTI भी करती रही है, अब नून लीग भी कर रही है। अफसोसनाक। देखिए, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बतौर पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, बतौर पाकिस्तानी हमें खुश होना चाहिए अगर इक्तिसादी एक्टिविटी बहाल हुई, क्योंकि उससे जो बेचारे लाखों बेरोजगार मजदूर थे उनको रोजगार मिल गया है। इसमें बुरा मानने की और इसका एतराफ करने में क्या बुराई है। अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर में तकरीबन 10-15% अगर बेहतरी आई है, 10% के करीब, उसमें क्या बुराई है? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं है? तो जब तक अपोजिशन मैं समझता हूँ अपने इस रवैये को रैशनलाइज नहीं करेगी, उस वक्त तक ये बातचीत का, डायलॉग का मामला यूं ही लटकता रहेगा। ठीक हो गया। इम्तियाज़ साहब, वज़ीर आज़म के दौरे बरतानिया के हवाले से भी बात करें तो आइंदा माह होना था यह दौरा था। हम इत्तलात ये आ रही है कि बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के हवाले से बात करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पोस्टपोन हुआ है उनका ये टूर। तो आपको क्या लगता है कि इनका ये दौरा जो मुलतवी हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इम्कान है? देखिए, मुझे ये लगता है ये बहुत जो जियो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसका हिस्सा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि भारत में जब रोज़ाना कोरोना के 3 लाख से ज़ायद केसेस डिटेक्ट हो रहे थे, वहाँ पे अमवात की तादाद 3000 रोज़ाना के करीब थी, उस दौरान भी भारत से बरतानिया को तकरीबन 100 के करीब फ़्लाइट्स गई हैं, जबकि उस पे पाबंदी जो थी वो कोई 20-21 दिन के बाद लगाई गई। पाकिस्तान पे उससे पहले पाबंदी लगाई गई, यहाँ से जो फ्लाइट्स थी पाबंदी लगा दी थी। तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें, जो कोविड रेड लिस्ट जो है, पाकिस्तान उसमें पहले आया, भारत बाद में आया। हालांकि अब हमारा कोई तनासुब ही नहीं, हमसे 20 गुना उनके ज़्यादा केसेस थे और अफवाह थी। तो इसको अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चूँकि बरतानिया अमेरिका के बहुत करीब है, उनको पूडल भी कहा जाता था जब टोनी ब्लेयर वज़ीर आज़म होते थे वहाँ के, तो उसमें एक मैं समझता हूँ कि उनके इस इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान की तरफ वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है इक़्तिसादी तौर पे। अब वो दूसरी तरफ आपने देखा G7 का जो बड़े ममालिक, 7 बड़े ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा टारगेट किया है, चीन को मुखातिब करके कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमने अब चीन का मुकाबला करना है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके मुकाबले में अपने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करना है। तो ये मैं तो इसको इस बड़ी जियोपॉलिटिकल तनाजुर में देख रहा हूँ कि चूँकि पाकिस्तान चीन बहुत करीब आ गए हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, उसकी वजह से अब हर तरफ से इनके गिर्द घेरा
तंग करने की लेकिन कोशिश गुल की साहब जा- दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम अपने हर तकरीबन दूसरे बयान में ये दावा भी तो करते हैं कि वेस्ट को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैंने उम्र गुजारी है। वही वेस्ट है जहाँ पे वजीर आजम ने उम्र गुजारी है। बोरिस जॉनसन उनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके साथ सेल्फीज बनाते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट के अंदर 3 बार कहा कि आई सैल्यूट पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव। उसके बावजूद अगर इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात नहीं होती और इस नहज तक नहीं होती कि हमारे वज़ीर आज़म को दौरा पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो नवाज शरीफ तो सिर्फ एक नेशनल मसला नहीं है या नेशनल इशू नहीं है जिस पे बात होनी है, मसाइल तो और भी बहुत सारे हैं। तो आपको लगता है कि अगर महज इस इशू को एक मौजू बनाकर अगर इस दौरे को पोस्टपोन किया जा रहा है तो मे बी कहीं ना कहीं हमें कौमी सतह पर मजीद नुकसान हो सकता है? हम ताल्लुकात तो नहीं तोड़ सकते, टिल्ट सब ममालिक अपनी जगह होता है, फॉरेन पॉलिसी सबकी अपनी है। देखिए, ताल्लुकात के लिए आप किसी की मिन्नत समाजत तो नहीं कर सकते ना। अगर किसी दूसरे मुल्क ने जानबूझ के ऐसी सूरत हाल पैदा की है जिससे साफ एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, तो ये जो हमारा जो वजीर आज़म है, मैं नहीं समझता कि ये कहीं जाके मिन्नते तरले करेगा उसकी कि जी आप हमारे साथ, अमेरिका के साथ हमने 20 साल ताल्लुकात रखे हैं। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 साल के अंदर उतने पैसे दिए हैं जितने चीन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, 29-30 अरब डॉलर के बराबर? क्या बरतानिया ने इस किस्म का कोई काम किया है? तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन, दो टोक पोजीशन लेके तमाम ये जो सियासी मामलात हैं इन पे आगे बढ़े। किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अगर चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो आमादा हैं अपने यहाँ पे सरमायाकारी करने पे, हमारी मजीद मदद करने पे, तो हमें फिर कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कोई 400 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो ईरान की जानिब जा रहे हैं, चीन का टिल्ट उस जानिब ज़्यादा है, पाकिस्तान थोड़ा। लेकिन चाहे मगोइयाँ हैं, इस पर बात होती रहेगी। गुल साहब, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक ऐसा है कि शायद 1 घंटा भी गुफ्तगू चलती रहे तो खत्म ना हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और इस अहम तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब एक्सप्रेसो में इज़हार ख्याल करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महंगाई की। तो ये अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से बजट में रिलीफ के बड़े बड़े दावे किए गए। वजीर खजाना ने दावा किया था कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे अब आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और फौरी रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या मिलना था, उल्टा महंगाई का तूफान मजीद तेज होने लगा और बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई। LPG की बात करें तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफी हद तक महंगी हुई। डॉलर 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव बाद मंदी देखने में आ रही है। यानी कि सब कुछ खराब हो रहा है। वो जो बबल बन रहा था, ये बबल दोबारा से टूट रहा है, शेक हो रहा है, क्या कहना चाहिए। सोना भी मजीद महंगा हो गया है और दूसरा सोना जो है सुकून वाला, वो भी महंगा हो गया है। जागना ज्यादा हो गया, बिजली नहीं आती है, फिक्र है पैसे कैसे पूरे होंगे। इसके साथ साथ सिंध में गर्मी बहुत ज्यादा है, गैस का बहरान सर उठा रहा है, सनतों को गैस की फरहमी बंद कर दी गई है। कल ये खबरें आ रही थी सिर्फ एक्सपोर्टिंग यूनिट्स को दी जाएगी बिजली। आइंदा आने वाले दिनों में आटे के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया, इनकी गल रोटी तक भी आ गई है। ताहम तारीखी बम्पर क्रॉप्स पैदा हुई हैं। इस पैदावार के बावजूद गवर्नमेंट ने मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग वीट। उसके बाद बजट में हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाकर 1.25%, जबकि चोकर सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया है और 17% तक इसको ले जाया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं उन्होंने 24 जून से 2 दिन के लिए हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और ये भी धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने मुतालिबात न माने तो 30 जून से मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी और जिससे आटा मजीद महंगा होने का भी इम्कान है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने ज्वाइन। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब कि आपने ज्वाइन किया। 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। अगर गवर्नमेंट टर्नओवर टैक्स और सेल्स टैक्स वापस नहीं लेती तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमने अलामती हड़ताल 2 दिन की कॉल दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे कोई ना कोई एक्शन लेगी। आटे पे टैक्स लगाना, गरीब आदमी आटा खा के सोता है, गरीब आदमी को बहुत ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट को किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 5 रुपए फी केजी, 5 रुपए फी केजी आटे में इजाफा होगा जो गरीब आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसके बाद अगर फिर भी गवर्नमेंट इस बात इश्यू को नहीं हमारे मानती, 30 तारीख को हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जाएंगे। अल्लाह करे कि फिर इस गवर्नमेंट को सोच आ जाए
समझ आ जाए कि गरीब आदमी ने रोटी कैसे खानी है। गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई में पिसा पड़ा तो है। ऐसा वो तो बात हम- ठीक है, वो भी बात ठीक है, लेकिन फ्लोर मिल्स भी आटा फ्री तो नहीं देती ना, प्रॉफिट तो वो भी कमाती हैं। जब प्रॉफिट कमाती हैं तो फिर टैक्स देना बनता है। टैक्स की अमाउंट पे बात हो सकती है, लेकिन टैक्स देंगे ही नहीं चूंकि आवाम आटा खाती है, ये तो कोई अच्छा मौकिफ नहीं है। प्रॉफिट तो बात कमाते ये हैं ना है आप कि लोग भी। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट, देखे हमने प्रॉफिट वही रहना, प्रॉफिट में इजाफा नहीं होना मेरी जान, लेकिन इजाफा होगा तो एक आम आदमी के लिए कीमत में इजाफा होगा। टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। टैक्स हमने अपनी जेब से तो देना नहीं है, गवर्नमेंट से वसूल, सारी अवाम से वसूल करेंगे तो गवर्नमेंट को देंगे ना। ये टैक्स जो होगा वो महंगाई का एक और नया चुंगल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका कि टैक्स लगाया ही ना जाए, या आप कहते हैं कि टैक्स की जो शरह है उस पर बातचीत की जाए? आप और क्या आपकी कोई बातचीत हुई है आपकी एसोसिएशन की और हुकूमत की, कोई इस पर डेवलपमेंट हुई है अभी तक? नहीं, देखिए टर्नओवर टैक्स हम पहले दे रहे हैं 0.25, जिसको बढ़ा के 1.25 कर दिया। हमारा यही मुतालबा है कि उसको उसी तरह रहने दिया जाए और चोकर पे सेल टैक्स लगा दिया जाए। उसके किसी गवर्नमेंट ने आज तक सेल टैक्स नहीं लगाया। जो पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने सेल टैक्स लगा दिया, शायद वजीर आजम साहब तो हमारी 1.5 महीना पहले मीटिंग हुई, इस बात बहुत जिद थे कि आटा हमने महंगा नहीं होने देना। लेकिन आटा अगर टैक्स लगेंगे तो आटा ऑलरेडी महंगा होगा। मैं समझता हूँ कि ये टैक्स से आटे को, खासकर जो गरीब आदमी की खुराक है, इसको टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सी इक्वेशन आम आदमी के लिए कि अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है तो मौजूदा रेट से आटा कितना बढ़ जाएगा, कितने रुपए किलो तक पहुंच जाएगा, तो जरा हमें ये भी बता दीजिए। देखे 5 रुपए फी, 4.5 रुपए से 5 रुपए फी केजी बढ़ जाएगा। अच्छा। पहले ही गवर्नमेंट ने देखे एक जिमीदार को बेनिफिट देने के लिए 15 रुपए फी केजी गंदम में रेट बढ़ा दिए। 15 रुपए फी केजी गंदम में रेट बढ़ा दिए गए हैं। वो भी ठीक है, एक जिमीदार सबसे, किसान हमारा गरीब है, किसान को बेनिफिट देने के लिए ये गवर्नमेंट ने कदम उठाया, इसकी भी हम सपोर्ट करते हैं। जिमीदार को सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर मजीद टैक्स लगा देंगे तो उसकी मद में आटा और महंगा हो जाएगा। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि टैक्स कम लगाया जाए, जो ऑलरेडी टैक्स हम दे रहे हैं उसी को पेड कर दे, ठीक है, उसको कंटिन्यूज कर दे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें, बाकी काबीना ने तो 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की पूरी दी है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसके बावजूद गंदम दरामद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, रिकॉर्ड पैदावार बिल्कुल सही कह रही गवर्नमेंट, रिकॉर्ड पैदावार हुई है, 26 मिलियन टन पैदावार हुई है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 30 मिलियन टन है। हमें 10 लाख नहीं, कम से कम 30 से 40 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तब हमारा काम चलेगा। जैसे जैसे गंदम की क्रॉप बढ़ती है, हमारी आबादी भी माशाल्लाह पाकिस्तान में बढ़ रही है, इसलिए रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ रही है। कम से कम 30 ये वाहिद टन हमारी requirement चीजें जो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही। ट्रू दैट। अच्छा, तो हम थोड़ा सोल्यूशन की तरफ साहब आ जाते हैं। एक जानिब डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर है, आप जो फ्लोर मिल्स वाले हैं आप कह रहे हैं, और वो प्रेशर आपने अल्टीमेटली अगर आप पे डाला ही गया तो आप कह रहे हैं कि हमने उसको आवाम पे शिफ्ट कर देना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है मुस्तकबिल में आपकी कि ठीक है जी, अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हम आवाम पे डाल रहे हैं, फिर आवाम चीखेगी, मीडिया आएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, लेकिन आप वो स्ट्रैटेजी पे नहीं जा रहे, आप हड़ताल की स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। इसके हवाले से जरा बता दीजिए, इसके रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें जी, अवाम भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा, हम भी पाकिस्तानी है। हमारी कोशिश ये होगी कि एक गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े। हम टेबल टॉक करेंगे, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमने गवर्नमेंट को इसीलिए अलामती हड़ताल, हमने पहले 15 जून को एक आल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन लाहौर में मीटिंग की थी और ये कहा था कि ये हमारे प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस किया जाए। चौधरी साहब, सोल्यूशन क्या है आपके माइंड में जो टेबल पे रखने जा रहे हैं? आप जरा हमारे सामने भी रख दें, आवाम के सामने भी। ये सोल्यूशन उसमें यही है कि हम बैठ के टेबल पे बात की जाए। जो पहला टर्नओवर टैक्स हम पे लगा हुआ उसको हम पेड करने के लिए तैयार हैं, पहले भी ऑलरेडी दे रहे हैं, फिर भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आपका मौक़िफ़ तो हम तक पहुंचा। लेकिन ये इस वक्त ओबियसली मामला ऐसा है कि इस पर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि फिर रोटी महंगी हो जाए। और कुछ ना कुछ हद तक फ्लोर मिल्स वाले भी इसका बैन लेने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसा कि चौधरी साहब ने अपनी बात का आगाज़ ही इस बात से किया कि जी लोगों के लिए रोटी क्यों महंगी की जा रही है। पोलिटिकल गवर्नमेंट की पल्स
के ऊपर ये थोड़ा सा होता है कि जब भी रोटी की चीनी की बात होती है तो ये जो मिल्स एसोसिएशंस हैं ये समहाउ एक अंडर प्रेशर लेके आती हैं, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि आप इस टैक्स को क्यों बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप हम पे बढ़ाएंगे, हम आवाम पे शिफ्ट करेंगे और तकरीबन 10 किलो का जो थैला है वो 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। ऑलरेडी आवाम बेचारी इतनी परेशान है तो मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब एक और अहम मौजू भी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कहना चाहिए फिक्रमंद होने वाला भी है। हम बात करते हैं जब भी मुख्तलिफ फ़िल्मों की, तो इस वक्त एक फ़िल्म ऐसी है जो कि ख़ुदकुशी की मौजू पे बनाई गई है, दरिया के उस पार इस फिल्म का नाम है। इसकी कहानी चित्राल में ख़वातीन की जो मुख्तलिफ सुसाइड्स हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जहनी मसाइल हैं जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इन वाक़यात के इर्द गिर्द घूमती हैं। समाजी कारकुन निगत अकबर शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और द बेस्ट थिंग इज़ कि इस फिल्म ने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। दरिया के उस पार की प्रोड्यूसर निगत अकबर शाह का ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस हवाले से माशरे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इस अहम मौजू पर तवज्जो दिलाई जाए इस फिल्म के जरिए। बिल्कुल, और इस वक्त निगत हमारे साथ मौजूद हैं। निगत को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपकी बनाई मूवी को न्यूयॉर्क फेस्टिवल में इसको अवार्ड भी मिले। सो इस मूवी के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका आइडिया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने का। अर्मला एंड इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस फिल्म के बारे में, आपने पूछा कि ये ख्याल कैसे आया, ख्याल, आइडिया, क्योंकि आपने जो चीज़ ऑब्वियसली ऑब्जर्व की होगी उसको तभी आपने एग्जीक्यूट किया। हाँ जी, ओके। ये स्टोरी है एक लड़की की जो शुमाली इलाका जात में रहती है और शुमाली इलाका जात में चित्राल में भी वो रह सकती है, हुंजा, गिलगित, नारायण, कागान, कहीं से भी आप पकड़ लें। तो वहाँ पे ये काइंड ऑफ बचपन से ही थोड़े डिप्रेशन का शिकार होती है बिकॉज इसके माँ बाप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं स्कूल को लेके, और फिर इसकी मर्ज़ी से इसकी शादी नहीं होती है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें एग्रेवेट होती हैं इसके अंदर, और फिर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कोशिश करती है कि ये अपनी माँ से बात करे अर्ली स्टेजेस में, और फिर बाद में अपने हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारे इलाके में लाइक इवन पाकिस्तान में ये एक टेंडेंसी है कि हम जहनी मसाइल को मसाइल नहीं समझते, राइट? तो इसको हश हश कर दिया जाता है, तो वो कुछ फिर नहीं कर पाती है, तो फाइनली बहुत तंग होके ये खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तो इस फिल्म में हमने एक होप देने की कोशिश की है कि खुदकुशी नहीं करना चाहिए, कि खुदकुशी सोल्यूशन नहीं है। और ये फिल्म बनाने का ख्याल मुझे इसीलिए आया, काफ़ी अरसे से मैं 10-15 सालों से मैं इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि इन इलाकों में खुदकुशी में बहुत इजाफा होता जा रहा था। और मैंने 2014 में एक साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया था न्यूजीलैंड से, और वो वहाँ पे आई थी और हमने कुछ सेशंस किए थे, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी थी कि वो आगे जाके सुसाइड और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को समझें और फैमिली में और अपने दोस्तों में बातें करें। लेकिन वो इनफ नहीं था, क्योंकि ये मसला अभी सिर्फ एक जहनी मसला नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत गंभीर मसला हुआ जा रहा है। क्योंकि खुदकुशी के आए आप भी सुन रहे हैं कि कितने न्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है जिन भी। और अफसोस की बात तो ये है कि लिटरेसी रेट भी इन्हीं एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, यानी पढ़े लिखे लोग इस जानिब जाते हैं। वही आपने कहा पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस, और ऐसे कई केस हमारे ज़ाती आसपास कई लोगों के अंदर हुआ जिनके बारे में हमें पता चला। तो ये बड़ा अफसोसनाक है और टीन एज एंड स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा है। एक तो ये कि आपने जो कि फ़िल्म बनाई, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि उमूमी तौर पर ऐसी फिल्में आम आवाम की एक्सेस में नहीं होती हैं, और ख़ास तौर पे जिन इलाकों के मसाइल पे या जिन वालिदैन को समझाने के लिए आपने ये फिल्म बनाई है वो तो शायद इसके बारे में जानते भी ना हो, अभी शायद कुछ लोग आपको देख के जान रहे हों। तो इसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए कि इस मौजू के ऊपर न सिर्फ आपकी फ़िल्म, दीगर चीज़ें भी आएँ और इस मौजू को डिस्कस किया जाए और उन इलाकों में डिस्कस किया जाए जहाँ पर यह मसला मौजूद है। निगत, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने सही कहा कि ये एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। इनफैक्ट ये अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम इसको वहाँ रिलीज़ करें या किसी एक चैनल के थ्रू इसको रिलीज़ करें। ऐसा शुरू में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये फिल्म की बात अभी हो रही है क्योंकि इस फिल्म ने अवार्ड ली है। अगर इस फिल्म को अवार्ड ना मिलती तो हम ना खुदकुशी के बारे में जानते चित्राल में जो हैं, और ना ब्रॉड मीडिया में इसके बारे में डिस्कशंस होती, और ना ही मैं ये सोचने लग जाती कि अब इसको किसी तरह
बहुत सारे पब्लिक्स तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि इसकी स्क्रीनिंग करें हम स्कूलों में ले जाके। बहुत और जबरदस्त आइडिया, मैं आपसे कहने वाला था कि एक आइडिया हो सकता है, बहुत जबरदस्त आइडिया, जारी रखिए। जी 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 ठीक है, और सिर्फ स्कूल्स की हद तक, आगे फिर मतलब यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ तक भी आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यही हमारा इरादा है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करें काइंड ऑफ अच्छे लेवल पे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा निखिल, चूंकि जिस तरह से अभी आपने बात की कि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम्स आपने भी नोटिस की, लेकिन वाकई हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है, साइकोलॉजिकली हम अपने बच्चों की या यंगस्टर्स की जो हेल्थ है उस पर तवज्जो नहीं देते, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने घरों में ये सेटअप या माहौल चेंज करने की ज़रूरत होती है। चाहे वो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, चाहे वो हम थोड़ी सी कह लें बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलीज़ हैं, हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल हेल्थ किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो ओवरऑल सोसाइटी में भी हमें इस फिल्म के थ्रू, तो आपने एक स्पेसिफिक एरिया को अगर टारगेट किया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, डेफिनेटली हमें अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, और हमें फैमिली लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रखें, और कोशिश करें हर चीज़ उनसे डिस्कस करें, तो ताकि बच्चे के अंदर ये एक ईजीनेस आ जाए कि वो कुछ भी अपनी माँ और अपने बाप के साथ शेयर कर सकता है या कर सकती है। स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ कुछ भी डिस्कस करें, और हर चीज़ को माँ बाप को चाहिए कि अना का मसला ना बनाएं। अगर बच्चे उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसको समझें और उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक जनरेशन डिफरेंट है, उनको उनके लेवल पे जाके समझने की सबसे खूबसूरत बात तो ये निगत अकबर शाह कि आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो आप उस अवार्ड को या उस अचीवमेंट को इतना डिस्कस नहीं कर रही हैं। आप जिस पर्पस पे आपने फिल्म बनाई है, आप उस पर्पस के बारे में बात कर रही हैं, बिकॉज वी कैन सी इन योर कॉन्वर्सेशन कि आपके सतह तक कंसर्न है, और होना भी चाहिए ओबियसली, एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। विद दैट आपकी फिल्म ने अवार्ड भी लिया, तो हम चाहेंगे कि जब कोई भी इट्स जस्ट लाइक आपकी जो भी क्रिएशन होती है, जब भी उसको कहीं अप्रिशिएट किया जाता है और इतने बड़े फोरम पे किया जाता है, तो ऑब्वियसली आपको खुशी होती है। क्या फीलिंग्स थी जब ये अवार्ड इस फिल्म को मिला है, और इसने आपको मुस्तकबिल के लिए कितनी डेडिकेशन और दी है टू वर्क ऑन सच इशूज इन फ्यूचर? दैट्स ट्रू, क्योंकि अवार्ड्स मेरे लिए सेकेंडरी थे। मैं ये मेरे दिमाग में थे ही नहीं। मैं शुरू से ही ये करना चाह रही थी कि किसी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम इस मसले को लेकर आएँ, ताकि लोग डेफिनेटली चित्राल जाएं, हुंजा गिलगित जाएं और उस पर रिसर्च करें कि ये खुदकुशियाँ अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इनके अंदर क्या हिडन और कॉजेज़ हैं जो ऊपर से हमें कुछ और पता है। तो इन सब पे सही से रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो इनके ऊपर इक़दाम कर सकते हैं। और रही बात अवार्ड की, अवार्ड मिलने के बाद डेफिनेटली बहुत खुशी हुई कि इसको सराहा गया, और अवार्ड मिलने के बाद ही ये अवेयरनेस हम सही तरीके से ला सके हैं। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच निगत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी आइडिया, आपकी फिल्म बहुत ज़बरदस्त है इसके पीछे, और अल्लाह करे कि जिस पर्पस के तहत आपने ये मूवी बनाई है, आप उस पर्पस में कामयाब हों, और हम भी इसके बारे में बात करते रहेंगे इंशाल्लाह अपने शोज के अंदर। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इतनी लेट जाग रही हैं और हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच। निगत अकबर शाह हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के जो ओवरऑल चित्राल के इलाके के हवाले से, जहाँ पे खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा है, उस पर एक मूवी बनाई। अवार्ड तो उनके लिए सेकेंडरी है, वो कह रही हैं, लेकिन उनका जो पर्पस है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बात करते हुए। बात जी होगी अब खेल के मैदान से, और तो खेल के मैदान से होगी PSL की बात, और जो बहुत सनसनीखेज मुकाबले हुए। हाँ हुए, और प्लेऑफ मैचेस के बाद एलिमिनेटर मैचेस भी मुकम्मल हो गए। मुल्तान टॉकिंग टू जावेद अफरीदी। यस, यू आर टॉकिंग। मैं बहुत खुश हूँ भाई, मुझे इन्होंने इतना तंग किया था लाहौर कलंदर्स के निकलने पे, तो अब देखें जरा कितना फाइनल में आके लीग की सबसे टॉप की टीम खेलती आ रही है, अच्छे अच्छे मैचेस जीती आ रही है। और कल आप सबने ये तमाशा देखा, ना लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स में, ना कहीं उनका जिक्र। आप किस खुशी में खुश हो रहे हैं? चले रुके जरा मिर्जा साहब, चले लाहौर कलंदर नासी थोड़ा सा स्टैट्स कल के मैच के स्टैट्स तो बता नहीं मिर्जा साहब छड्डो परा सारा कुछ ना। लाहौर तो छोड़े, इस्लामाबाद भी नहीं रहा। क्या आपकी क्या तासुरत है? आपने भी वैसे कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट कहा था।
सारे पंडित ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट कहा था, लेकिन वो कहते ना ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो लोग परेशान है कि हुआ क्या, ये सब परेशान है। लेकिन ये तो इमरान पोठारी साहब जो है वो अच्छा गा सकते थे, और हमारे गुलकार दोस्त। ये ऑनियर नहीं था टाइटल पहले, अभी आपने बता दिया। अच्छा चले। लेकिन ये हुआ कि वाकई में कल आउट क्लास कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने। मैं कल आपको कह रहा था कि प्लानिंग का बड़ा फर्क पड़ेगा, और इनकी प्लानिंग बुरी तरीके से नाकाम हुई। जो टीम हारी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड, योहान बोता, सईद अजमल सब थे, लेकिन वहां पर डैरन सेमी ने जो अग्रेसिव अप्रोच अख्तियार की थी, मैं समझता हूँ उसकी वजह से कामयाबी हुई। और हजरतुल्लाह जज़ई, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पख्तिया से है, उन्होंने वाकई में पका के रख दिया। जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जी, वो तो हमें कल पता चला है। जी, कल उन्होंने बताया ड्राई फ्रूट। वो T20 और वनडे में नुमाइंदगी कर चुके हैं अफगानिस्तान की, एक सेंचुरी भी बना चुके हैं, और कल उन्होंने किस तरीके से धोया, हर कोई हैरान लेकिन था। एक बात मुझे मिर्जा साहब समझ नहीं आ रही ना, ये जो कलंदर्स फैंस हैं, इनकी अपनी टीम प्लेऑफ्स में भी नहीं आई। इस्लामाबाद के हारने पे इतनी ज्यादा मुझे हजम नहीं हो रही है। मतलब को तसल्ली हुई है जितनी मैंने बेइज्जती आप सबसे कराई है ना लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने और पे। फॉर्मूला ये है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, मतलब ये कितनी गलत बात है। इस पे जरा कमेंट करें, मुझे आपका कमेंट चाहिए इस पे। लेकिन वही है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। तो डूब गए लेकर इस्लामाबाद को, लेकिन इस्लामाबाद played very well throughout the tournament। नहीं, लेकिन मिर्जा साहब ऑन अ सीरियस नोट कल आप भी ये बात कर रहे थे, और सभी एक्सपर्ट्स इससे मुत्तफिक थे। इनफैक्ट मैं दीगर चैनल्स पे भी जब देख रहा था, तो ये हुआ क्या, दो प्लेऑफ्स, दोनों बड़े मैचेस के अंदर इस्लामाबाद की टीम तो बड़े मैचेस की टीम है, कोलैप्स कर गई, मतलब ऐसे। और कल का मैच हमने देखा कि शुरू में एक विकेट गिरी तो ऐसा लगा जैसे ऊपर नीचे, लेकिन आपने देखा कि जब 24 रन थे तो उसमें तकरीबन 16 रन एक्स्ट्रास के थे, और 8 रन उसमें बैट के थे। तो ये इस रवैये पे क्या कहेंगे आप इस्लामाबाद के? देखिए, एक तो इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन वो दुरुस्त नजर नहीं आया। शादाब खान खुद ऊपर आ रहे थे, कल भी मैंने आपको कहा था जोश जगाने में कि शादाब खान को ऊपर नहीं आना चाहिए, कल भी वो ऊपर आए। और जिस तरीके से उनकी बॉलिंग में पिटाई हुई, आप देखें ना कि 4 ओवर में तकरीबन 54 रन दिए शादाब खान ने, बहुत उनकी पिटाई हुई। जो कप्तान फ्रंट से लीड करता है, अब उसके मुकाबले में आप वहाब रियाज की परफॉर्मेंस देख लें, उसने पहला ओवर फ्रंट से किया, लेकिन प्लानिंग के साथ है। नहीं, वहाब रियाज ने इतने रन नहीं खाए, 2 विकेटें नहीं उसने, और शाहनवाज दहानी के बाद वो 18 विकेटों के साथ, दहानी की 20 है, वहाब रियाज की 18 विकेटें हो गई हैं। और उसने क्या प्लानिंग उन्होंने की कि शोएब मलिक से शुरू कराया कि कॉलिन मनरो पर चांस ले लो, और कॉलिन मनरो का 40 रन पर कैच गिरा, लेकिन 4 रन के बाद वो आउट हो गए। जिस तरीके से हसन अली ने डूबती हुई नाव को सहारा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वरना 110 पे 7 आउट हो गए थे, और आखिरी 5 ओवर में 64 रन बने इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था। और हसन अली ने जिस तरीके से 16 गेंदों पर रन स्कोर किए, लग रहा था कि कॉम्पिटिटिव टोटल होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो इरादे ही कुछ और थे। ऐसा लग रहा था कि बच्चों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, और बच्चे बॉलिंग करा रहे हैं, और उन बच्चों की उन्होंने दिल खोल कर पिटाई की। अब आंसू आ जाएंगे मेरे पर, अपना सवाल कर लो। आंसू भी नहीं, ये मिर्जा जो आप सिचुएशन बिल्ड करी, यकीन मारे, बस अभी मैं बिल्कुल एंड पे मेरे तो खुशी से आ गए। अच्छा चले, ये तो हो गया, अच्छा मैच हुआ, अच्छी क्रिकेट हुई, और हम खुश इस बात पे हैं कि PSL 6 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैच बाकी है, और हम डेली तबसरा भी शाम 5 से 6 करते हैं जोश जगादे में। ज़ल्मी की परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि वाज द पॉइंट जिसके ऊपर, या वाज द फैक्टर जिसकी वजह से ये मैच इस्लामाबाद से गया? इस्लामाबाद आप कह रहे हैं उतना बुरा नहीं खेला, ज़ल्मी ज्यादा अच्छा खेला, ये कह रहे हैं आप मिर्जा साहब? बिल्कुल, ज़ल्मी जो है वो खेले ही ज्यादा अच्छा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है लोगों की, लेकिन ज़ल्मी खेले ही बहुत अच्छा। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो ज़ल्मी ने आउट क्लास कर दिया। आप अच्छा, सीरियस क्वेश्चन, बड़ा टारगेट, ठीक है, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने इतनी 16 गेंदें कब्ल अबूर कर लिया। और ज़ल्मी की परफॉर्मेंस देखें इमरान, जब से 2016 से PSL शुरू हुई है, ये चौथा फाइनल है जो पेशावर ज़ल्मी की टीम खेलेगी। एक दफा वो जीती है 2017 में, जब क्वेटा को उन्होंने लाहौर में हराया था फाइनल में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो गियर अप हो गए, और एक बड़ा कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अच्छा मेरे से बताएं, फिर आपने अब किसको सपोर्ट करना है, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? देखिए, अब तो मैं पेशावर ज़ल्मी को करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो हरा कर आई है, और पेशावर ज़ल्मी ने एक टॉप टीम को हराया है जो टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और मैं पहले भी आपको कह रहा था, लाहौर कलंदर्स के बारे में भी कहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के
कि डिप जरूर आता है, जब परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जाती है तो कभी ना कभी नीचे की तरफ जरूर आती है। और ये 2 मैचेस इस्लामाबाद को ले डूबे, दोनों मैचेस में वो हार गई और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह आपका तजिया सुन के हम वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं और आज तो बहुत ही मजा आया मुझे। और मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। शाम को 5 से 6 भी हम तजिया करेंगे, आज बस यही बात होगी। ये तजिया नहीं करेंगे, तंज करेंगे खाली 5 से 6 भी अगर आपने देखना हो तो। मुझे तो हंसी आ जा रही है। अच्छा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और आज हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं। इंटरनेशनल गेस्ट हैं। एक इंटरनेशनल गेस्ट से आपको हमने पहले मिलवाया। इस आवर के अंदर एक और इंटरनेशनल गेस्ट हमारे शो का हिस्सा होने वाली है। वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो स्टे इन ट्यून। लेकिन उससे पहले हिना नियाजी के साथ ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हम आज कॉफी पियेंगे किन के साथ? कम उम्र तरीन पायलट पहले, और उनसे वो मुलाकात कर रही हैं, उनसे उनकी बातें सुन रही हैं और करियर के बारे में। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन पायलट आफ्ताब साहब, उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। कैसा एक्सपीरियंस था, अब वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं और कैसे अपने ओल्ड डेज को मिस करते हैं, देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हिना नियाजी और आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनको पाकिस्तान की तारीख का कम उम्र तरीन पायलट होने का एजाज़ हासिल है और जिन्होंने बतौर पायलट एंड ग्लाइडर बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम किए और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा। उनके तब एक्सपीरियंसेस क्या थे, अभी वो आजकल क्या कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त मैं आफ्ताब चौधरी साहब के साथ मौजूद हूं। उनसे जानते हैं कि वो पैदा कहाँ हुए और पायलट बनने का शौक कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं पैदा हुआ था लाहौर में, मुर्दंग में। फिर मेरे वालिद जो थे वो बिजनेस में थे, तो वो पहले पेशावर में थे, चले गए, उन्होंने वहाँ पे कारोबार शुरू। फिर उसके बाद लखनऊ चले गए, उन्होंने वहाँ पे कारोबार शुरू किया। फिर उसके बाद वो अमृतसर आ गए, तो फिर जिस पार्टीशन हुई उस वक्त हम अमृतसर थे। अमृतसर से हम माइग्रेट करके लाहौर आ गए। सर, पाकिस्तान की पार्टीशन के हवाले से बताइए, तब आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे, किस तरह से वो सारा जो है सिनेरियो आपके माइंड में अब आता है? पार्टीशन से पहले मेरे वालिद आए और आके हम बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझको और मेरे जो साथ में भाई थे उनको और का फ़ौरन कार में बैठ जाओ, तो हम चले गए। उनका एक दोस्त है जो उस वक्त वहाँ अमृतसर के अंदर मैजिस्ट्रेट थे, तो हम उनके घर चले गए। हम वहाँ पे हमने रिफ्यूज लिया और हमारा घर जो था उसको उन्होंने, हिंदुओं ने और सिखों ने आग लगा दी। तो उसके बाद उनके घर से फिर हम एक काफले के साथ, वो बलोच रेजिमेंट का काफला था, उसके पीछे मेरे वालिद ने अपनी कार लगा दी और उसके ऊपर हम जीट रोड से लाहौर आ गए। और रास्ते में मैंने दोनों तरफ सड़क के लाशें पड़ी हुई देखी। अमृतसर से लेके लाहौर तक दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसके बाद इंडिया नहीं गया। इंडिया नहीं गए। ये सारे मंजर आपने जो जितने भी आपके सारे सिनेरियोज अपनी आंखों से अभी देखा, भी मेरे दिमाग में है। अच्छा, थोड़ी सी हम आपके अचीवमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, आपके करियर के हवाले से बात करेंगे। बताइएगा कि पायलट बने, किस उम्र में पायलट बने और सबसे पहला जहाज किस उम्र में उड़ाया आपने? पहले मैंने ग्लाइडिंग सीखी, जो मैंने 15 साल की उम्र में की। अच्छा। उसके बाद फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी एयर स्क्वाड्रन में चला गया, फिर मैंने पावर फ्लाइंग शुरू कर दी। सर, आपका एक रिकॉर्ड है 10 घंटे, 10 hours and 43 minutes। उस वक्त जब आपने जहाज उड़ाया, क्या एहसास थे, क्या जज्बात थे और वो रिकॉर्ड कैसे बनाया? रिकॉर्ड तो बन गया, किस्मत थी। मुझको अपकरंट्स जो थी उस वक्त लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। क्यूमुलस क्लाउड थे, तो क्यूमुलस क्लाउड जो हैं वो अपकरंट्स जनरेट करते हैं, तो वो मुझको मिलते रहे, वो किस्मत की बात थी। तो मैं अपना चक्कर लगाता रहा, चढ़ता रहा, तो इस तरह मेरा रिकॉर्ड कायम हो गया।
सर अब हम चाहेंगे कि आप हमें अपने उस रूम में भी लेके जाएं जहां आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं बहुत सारी जो आप मेमोरेबल, जो आपके मोमेंट्स हैं आपने कैप्चर करके रखे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को भी वो दिखाएं। जरूर। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके घर का पायलट कौन है? कौन हो सकता है? मैं हम नहीं। सब जानना चाहते हैं। आप नहीं हैं? मेरी बीवी। सर ये ट्रैक है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। कितने टाइम में आपने ये बनाया? ये 6 महीने। 6 महीने में। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। अच्छा इसमें एक ही बंदा बैठ सकता है, मतलब यू कैन सिट? एक ही बंदा। तो इसके लिए क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है? अगर मुझे इसको हाँ। चलाना है तो Proper मैं नहीं training। चला सकती। तो सर आप क्यों नहीं ट्राई करते और हमारे नाज़रीन को इसको चला के क्यों नहीं दिखाते? मैं दिखा दूँ। चलो। प्लीज। कमेंडेबल सर, क्या एनर्जी है माशाल्लाह, जबरदस्त, ऑसम। कैसे कर लेते हैं ये एनर्जी, ये इतने कंपोज्ड होके? जब मैं आपसे बात भी कर रही थी, जो आपने ये सीट बेल्ट को टाई अप कर रहे थे, तो यू डिड नॉट रिप्लाई, व्हिच शोज कि यू वर ऑल इनटू इट और आप फुली इनग्रॉस्ड थे। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आने वाली नस्ल को जो इस चीज में आना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं? Passion has no end. It is Beautiful message. Infinite. So if go you're on, passionate, you can do you anything. can do it. जबरदस्त हो गया। चलें। सर आपके पास पाकिस्तान का सबसे पहला अल्ट्रा लाइट जहाज लाने का भी एजाज है, जी। उसके बारे में भी बताएं। ये अल्ट्रालाइट जो उस वक्त स्टार्ट हुए थे, अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में थे, तो ये किट बना के तो भेजा करते थे। तो वो किट के अंदर हर वो चीज़ जो कि अल्ट्रालाइट एक जहाज के लिए उड़ने के लिए चाहिए, वो उस किट का हिस्सा होती है। तो मैं वो किट लेके तो उससे मैंने सारा अपने आप बनाया। अच्छा आपने खुद बनाया? सब मैंने खुद बनाया। अच्छा सर इस वक्त हम आपके स्टडी रूम में मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं आपकी, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। कौन सी ऐसी तस्वीर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? फिर आपने वही बात कर ली। मुश्किल में डाल दिया मैंने आपको। नहीं, मुश्किल में आपने ये डाल दिया दिल को, जो आपने इन्वॉल्व कर लिया। दिल एक ऐसी चीज है जिसका आज तक किसी को समझ नहीं लगा। अच्छा कभी ऐसे हुआ कि आप जहाज में हो और बहुत तेज बारिश हो या कोई हवा का प्रेशर ज्यादा हो गया? क्योंकि नहीं, ये हुआ मेरे साथ हुआ है। मैं अल्ट्रालाइट में बिल्कुल ओपन था और मैं उसमें उड़ रहा था तो बारिश हो गई और बारिश आके मेरे मुंह पे लग रही है। बिल्कुल मेरी बड़ी बुरी हालत हुई। मैंने फिर इस तरह हाथ रख के रोक के बारिश से मुश्किल से उस पैच में से बाहर निकाला। अच्छा इस तरह के भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं? इसके अलावा मेरा जो सबसे खतरनाक 2 एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस तो यह है कि मैं ग्लाइडिंग कर रहा था, तो एक जो गिरने के वल्चर, जी वो बिल्कुल ग्लाइडर जो था वो खुला हुआ था, तो एक वल्चर आ गया, उसने मुझको यूं देखना शुरू किया और मैंने वल्चर को कभी इतनी करीब से नहीं देखा और उसकी चोंच के बिल्कुल मेरे नीचे यूं, तो मैं बड़ा डर गया। तो मुझे समझ आई कि मैं क्या करूं। तो अगर मैं डाइव मारता तो वल्चर मुझको पड़ता, तो मैंने उसके अंदर एक एयर ब्रेक्स होती हैं, वो खोले तो सिंक कर दे। मैंने वो एयर ब्रेक्स खोली तो जहाज थोड़ा सिंक किया, तो जब सिंक किया तो वो जो बर्ड था वो थोड़ा सा मुझसे पीछे हुआ। मैंने उसी का डाइव मारी, थोड़ी देर में फिर वल्चर आ गया बिल्कुल उसी पोजीशन में। गॉड। फिर मुझे एकदम ख्याल आया जी कि मैंने लाल रंग की कमीज पहनी हुई और ये वल्चर समझता है कि ये लाल जो है खून है। तो मैंने वो अपनी जो हार्नेस थी वो मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा, चीज इतनी कॉकपिट छोड़ रहा था जी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो खोल के तो कमीज उतार के तो मैंने नीचे फेंक दी। और वो वल्चर ने उसके पीछे डाइव मारी और फिर मैं आपकी जान छूटी उस वल्चर से। मैंने फिर अपने वहाँ बांध के तो वापस आके लैंड कर गया। दूसरा वाकया मेरे साथ हुआ था
कि मैं सोरे कर रहा था, तो शाम हो गई और सूर्य गरूब हो गया, तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी। अब उस हाइट को लूज करने के लिए मुझको एरोबैटिक्स करनी पड़ी। जब मैं नीचे आ गया तो जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे आके कि मैं लैंड करूँ तो मुझको अंदर लेके जाए, तो वो नीचे खड़े हुए थे। मैंने आके बड़े टाइट टर्न करने शुरू की। जब मैंने टाइट टर्न करने शुरू किए तो होता ही है कि एक चीज़ आती है स्पाइरल, तो अगर स्पाइरल में चले जाएं तो कंट्रोल आपके सारे फ्री हो जाते हैं। ओके। और मैं था उस वक्त कोई 300-400 फुट पे और मैं स्पाइरल में चला गया। जब मैं स्पाइरल में चला गया तो मुझे पता था कि अब मैं मरने वाला, अब बचने का मेरा कोई चांस नहीं। ये मेरे क्विक सेकंड फैसला हो गया और मेरे सामने से 1, 2, 3 करके पहले मेरी बीवी की तस्वीर आई, फिर मेरे बेटे की आई, फिर मेरी बेटी की तस्वीर। इतना मुझे याद, लेकिन मुझे पता था कि अगर स्पाइरल में जाए तो क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो किया जो कि करना चाहिए था। मैंने ऑपोजिट रडर दे के स्टिक फॉरवर्ड कर दी, जो मुझे याद नहीं कि मैंने की, लेकिन वो मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिक किया। तो जिस वक्त मैं कोई मेरा 10 फुट के ऊपर था तो मेरा विंग जो था वो लेवल हुआ और मैं कच्चे में लैंड कर गया। उसके बाद जब मैं लैंड कर गया तो मुझे ये पता लग गया कि मैं अब बच गया हूँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो लैच खोल के अपनी कैनोपी होते बाहर निकल खोल सकूं, तो मेरे हाथ में ताकत नहीं थी। तो फिर जो जिन्होंने मुझे रिसीव किया उन्होंने एक छोटी सी विंडो थी, उसमें से हाथ डाल के उन्होंने खोल के तो मुझको मेरी हार्नेस खोल के मुझको लिफ्ट करके उन्होंने बाहर निकाला। जब बाहर निकाला मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने मुझे ज़मीन पे बिठा दिया, मेरे से बैठा भी नहीं गया, मैं लेट गए, मेरे में ताकत ही नहीं थी। फिर उन्होंने मुझको मालिश वगैरह करनी शुरू की ताकि खून चालू हो, लेकिन उसमें भी आधा घंटा लग गया, नहीं हुआ। फिर वो मुझको उठा के उन्होंने कार में डाल के तो फ्लाइंग क्लब के हैंगर में ले आए, तो कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद मुझे नॉर्मल हुए आपको होश आया। तो अगर आप खतरनाक बात करती हैं तो ये खतरनाक 2 इंसिडेंट हुए हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस है। तो आपको अंदाजा होता है कि ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है और कितनी खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने ये फैसला नहीं किया कि बस मैं छोड़ दूंगा। मतलब इस एक्सपीरियंस के बाद यूजुअली खुदा ना खास्ता कैसा हादसा होता है। पैशन हैज नो एंड। थैंक यू सो मच आफ्ताब चौधरी साहब, आपने अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, और जिस तरह से आपने कहा कि जो पैशन है इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और आपका पैशन जो है वो आज भी जिंदा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से अगर आपको बताएं तो कम वसाइल में कामयाब स्टार्टअप लेना और बिजनेस में अपना नाम बनाना ये इंतहाई मेहनत तलब और मुस्तकिल मिजाजी से ही मुमकिन हो सकता है। और इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की अगर बात करें तो वो हर साल 1000 कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की फहरिस्त जारी करता है। इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही ज़बरदस्त किया होता है। 1000 एंटरप्रेन्योर्स की इस फहरिस्त में एक और पाकिस्तानी का बल्कि कहना चाहिए नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने गेमिंग डेवलपमेंट के हवाले से शानदार काम किया है। बिल्कुल, गेमिंग डेवलपमेंट की बानी मरियम नुसरत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मरियम को वेलकम करेंगे। थैंक सो मच मरियम नुसरत, आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है कि फोर्ब्स की लिस्ट में आपका नाम आया और आप पाकिस्तानी है। सबसे प्राउड बात यह है। हाउ आर यू मरियम? अस्सलामुअलैकुम आरमुला, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का अपने शो के ऊपर। आई एम वेरी गुड, थैंक यू, और आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच टू यू एंड इमरान। थैंक यू सो मच मरियम। अच्छा मरियम, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे गेमिंग रेवोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से बेसिकली ये है क्या और इसका आइडिया किस तरह से आया और आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया?
Absolutely, Armala. So Grid जो है, it's a company that I started around 6 years ago, and उसका एक गोल ये था कि वीडियो गेम्स की जो पावर है उसको इस्तेमाल किया जाए for education, marketing and training. So often आप वीडियो गेम्स के बारे में जब सोचते हैं, it's only entertainment, but we're saying कि वीडियो गेम्स can be a really effective tool जिसमें आप उनको education के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. So that was 6 years ago, and now we're building Breshna, which means lightning in the Pashto language. Breshna एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी आके with no coding or design skills can come on and make their own video games. So आप और इमरान, you can come on and you can make your own video game, और ये छोटी video games है जो आप खुद ही बना सकते हैं. That's really great. तो इसमें बेसिकली आपने एक तो कहा कि जो लर्निंग है वो बेसिक आपका फोकस था, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बनाए जाने के बाद किस हद तक आपको आपके मकसद में कामयाबी हुई, किस हद तक आपको लगा कि यस अकम्प्लिश कर पाए आप लोग जो करना चाहते थे? Absolutely. So इमरान, हमने over the past 6 years हमने video games बनाई हैं reproductive health के ऊपर, COVID-19 की awareness raise करने के ऊपर, जानवरों के ऊपर क्रूअल्टी जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए. So we've made a ton of video games over the past 6 years. We've had around more than 20,000 downloads. लेकिन the thing that really is very encouraging is कि हमें पता चला है कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो गेम्स खेली हैं उनका 80% तक उनकी लर्निंग बढ़ती है वीडियो गेम खेलने के बाद. Exactly. So the knowledge gains have been huge for us, and that's been very encouraging. Breshna launch हो रहा है July 15th को, so that's when we're going to know कि Breshna का कैसे how that works, but we're very excited about that. अच्छा, Breshna क्या है मरियम, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दें, और मैं चूंकि जानना चाहूँगी कि GRID पे आपके कितने यूजर्स हैं जो इस वक्त तक एक्टिव हैं और वीडियो गेम्स बना, जो लर्निंग प्रोसेस आपने कहा कि आपने इसको एग्जीक्यूट कराया, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? Right. So Armala, if you think about it, थोड़ा सा ये acronyms बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. Grid is the company जो कि हमने चलाई है, and Grid के products जो हैं under the not-for-profit arm were the video games जिनकी मैंने बात की, such as Mohim and COVID-19 and all of those video games. और उनके कोई हमारे around 20,000 users and players रहे हैं that have benefited from them. Breshna जो है, that is a platform under our for-profit arm. So Breshna को ऐसे आप सोचें जैसे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और आप अपनी कोई भी वीडियो गेम बना सकते हैं. So if you think about it, जैसे आप PowerPoint पे जाते हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, या अगर आप WordPress पे जाके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, अब इमेजिन करें कि आप अपनी वीडियो गेम खुद ही बना सकेंगे. YouTube पे वीडियोस बनती हैं, TikTok पे वीडियोस बनती हैं. नाउ इमेजिन अगर आप 15 मिनट में विदाउट एनी कोडिंग, विदाउट एनी डिजाइन स्किल्स अपनी वीडियो गेम बना सकें तो वो कितना अच्छा होगा. That's what Breshna is. That'll be so great. मैं एक आप जैसे ही एक एंटरप्रेन्योर को सुन रहा था पाकिस्तान के अंदर उनके YouTube के ऊपर, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बता रहे थे जिसमें उनका एक फोकस ये भी था कि आने वाला जो वक्त है वो जैसे गेमिंग डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है. विद द टाइम इन शॉर्टर पीरियड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो मैं आपसे कमर्शियल एस्पेक्ट से बिलखुसूस जानना चाहूँगा. क्रिएटिव एस्पेक्ट तो आपने इसका बताया, कमर्शियल एस्पेक्ट इसका क्या है फॉर एन इंडिविजुअल एंड एज अ होल फॉर IT इंडस्ट्री? So मैं आपको एक नंबर बताऊंगी इमरान जी. जब सबसे पहले मैंने सुना था तो it like completely blew my mind. $29 billion is the size of the serious gaming market by 2025. $29 billion is how big this industry is. और अभी ये सिर्फ यानी वीडियो गेम्स outside of entertainment अभी आना शुरू हुई हैं, right, for education and everything. तो आप सोचें कि अगर अब हमारे पाकिस्तान में इतने गेम डेवलपर्स हैं, अगर वो ये भी सोचें कि ना सिर्फ वीडियो गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाएं बल्कि लर्निंग के लिए बनाई जाएं. हमारे स्कूल्स हैं, आपने कोविड में देखा है कि लर्निंग ऑनलाइन थी, बहुत मुश्किल थी बच्चों को इंगेज करके रखना. नाउ इमेजिन अगर हम वीडियो गेम्स बनाएं फॉर दैट लर्निंग एस्पेक्ट. लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, सॉरी टू कट यू, वो ये है कि
हम एक जानिब बच्चों के हवाले से ये कहते हैं कि बच्चों को गैजेट से दूर करना चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल तो आपको पता है हमारी मदर्स का, यंग मदर्स का खास तौर पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा तंग करता है, उसको गैजेट्स दे देती हैं, टैब दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया। तो डोंट यू थिंक अल्टीमेटली इट वुड समहाउ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है हेल्थ के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर? इस एस्पेक्ट को भी आप लोग देख रहे हैं एक लार्जर स्केल के ऊपर? Absolutely, Imran, that's such a valid question. Like, the fact of the matter is the technology is not going anywhere. The tablets will be a part of our lives. The only question is कि अब हम इनको use कैसे करते हैं? क्या बच्चे घंटों अपना टाइम इस पे जाया करेंगे, या क्या वो जो टाइम वो लगा रहे हैं, they're going to be on those tablets whether we like it or not. The question is, can we use that time for their learning, for social impact, for positive behavior change? So I am flipping the narrative and saying कि rather than उनको हम लेके बाहर, like away from tablets, they're going to stay on technology. How do we make the best of the time that they're spending on technology? ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रेशना का लिंक तो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर साथ साथ चला रहे हैं, और मरियम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इसको जो लॉन्च करने जा रही हैं वो जुलाई में करने जा रही हैं, और इसमें यूजर्स का क्या क्राइटेरिया होगा कि किस तरह से लोग इसमें रजिस्टर करा सकेंगे या ऑनलाइन आकर गेमिंग के हवाले से काम कर सकेंगे? Thank you so much for that question, Armala, because we're so excited. Breshna July 15th को launch हो रहा है. It's going to be a 3-day competition, completely free. So it's a big invite to your users, जो viewers हैं आपके. कोई भी आ सकता है ब्रेशना के ऊपर. You can, I mean, आपने अगर वीडियो गेम बनानी है किसी को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, या आपने वीडियो गेम बनानी है मैथ सीखने के लिए, या आपने वीडियो गेम बनानी है अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए, whatever the topic, दांत साफ करना, हाथ धोना, मैथ, हिस्ट्री, whatever it is, you just come on. There is a flat learning curve, बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना. हमारी टीम will be at hand to walk you through it. 3 का competition है, and you can come in anytime you want and make video games and win prizes. There's actually cash prizes and other rewards that'll be related to the competition. So if the players, all they need to do is go on the website breshna.gamingfordev.com. वो जाके वहाँ पे रजिस्टर करें और बस आपका काम हो गया, बाकी सारा काम हमारा होगा. We'll send you the emails. ज़बरदस्त। अच्छा, अब चूँकि मरीम, जिस तरह से अभी हमने आपका आगाज़ में इंटरव्यू बताया कि 1000 फॉर्ब्स की लिस्ट में आपका नाम आया, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड अस एज वेल. अब एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से नॉर्मली अब यहाँ पर जब भी कोई न्यू कमर आता है स्टार्टअप लेने के लिए बड़े रिलक्टेंट होते हैं, बिकॉज उनको प्रोज एंड कॉन्स का फिक्र होता है कि ये किया तो ये होगा, ये किया तो नहीं होगा. सो आप चूँकि आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर उन तमाम लोगों को एक मैसेज ज़रूर दें जो इस तरफ से आना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो IT है या कहीं और है. एक पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ से दरकार है. Thank you so much, Armala, कि मैं ये इस पोजीशन में भी हूँ कि I can actually talk to entrepreneurs. Entrepreneurship की जर्नी जो है वो it's not for the weak-hearted. It is a difficult journey, but I would say कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको एक पेन पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आपको एक मसला नजर आ रहा है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर अपने आप को उससे ना रोकें. You need 4 P's: purpose, passion, perseverance and prayers. That's the 4 P's I live by. अगर आपके पास एक पर्पस है, आपका पैशन है और आप उसके ऊपर हर रोज काम करते हैं विद परसिवेरेंस, एंड माँ बाप की दुआएं हैं या फैमिली की दुआएं हैं या आपके फ्रेंड्स की दुआएं हैं, तो देयर इज नथिंग दैट्स गोना स्टॉप यू. सो टेक द प्लंज. दुनिया, जिंदगी एक ही होती है, एक ही दफा जीना है, तो क्यों ना अच्छी तरह से अपने the fourth P is on us from our side. The prayers of you are there for you in fact. और बहुत ज़बरदस्त. On a lighter note, मिशन क्या है, क्या बनना है? स्पेस साइंसेस की बात करते हुए एलॉन मस्क बनना है, या सॉफ्टवेयर की बात करते हुए बिल गेट्स बनना है, या बनना क्या है, कहाँ तक जाना है? You know what's amazing is कि हम जब भी नाम लेते हैं तो they're mostly male names, right? कि Mark Zuckerberg है, Bill Gates and everything. मैंने मरियम नसरत बनना है, and the fact of the matter is कि I want to be an industry leader
in the video games for good industry. We are at the cusp of a new boom, which is no code for purposeful video games, and I want to be a thought leader in that space. So मैं अपना नाम बताऊंगी. This is superb. This is Inshallah, superb. inshallah. We wish you a very best of luck, Mariam, and thank you so much for joining us in For staying Expresso. awake this late night. Exactly. We loved talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं आप, बहुत एम्बिशियस हैं, और ऐसी ख़वातीन जिस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हमें खुद आपका इंटरव्यू लेके इतनी खुशी होती है और इतना प्राउड फील करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो. मरियम you so मुस्तफ़ा much. हमारे साथ मौजूद थी जी. Washington DC से मिले बिल्कुल, live ऑल द on वे फ्रॉम वाशिंगटन. यंग एंटरप्रेन्योर हैं और फोर्ब्स 1000 लिस्ट में इनका नाम आया है, पाकिस्तानी है, और आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाई और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी मरियम से, मरियम को सुनकर, उनकी बातें सुनकर. इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. साइंस एंड टेक की बात हम करेंगे. हमारा ये कंपैरेटिवली नया सेगमेंट ही है, लेकिन पजीराई इसको बड़ी मिली है. लोग बड़ा अप्रिशिएट करें जो कि हम अपनी साइंस उन मामलात पे लड़ाते हैं जिस पे उमूमी तौर पे लोग साइंस के हवाले से नहीं सोचते हैं. कुछ हमारी देसी साइंसें भी हैं इसमें, और हम ऐसे ही हल निकालने की कोशिश करते हैं. ये तो विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये विजुअल्स पाकिस्तान के तो खैर नहीं है तस्वीरें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ास तौर पे हमारे जो पुठवार रीजन है, देसी सॉर्ट ऑफ हमारा जो कल्चर है, उसके अंदर ये ज़रूर होता है कि छड़ी की मदद से बोरिंग करवाने से पहले लोग ये चेक करते हैं किसी एक सियाने आदमी के ज़रिए कि पानी कहाँ पे ज़्यादा मौजूद है. और अक्सर औकात ये जो असेसमेंट होती है ये ठीक होती है, और फिर लोग वहाँ पे उसकी मुनासबत से कितनी गहराई तक जाना ये भी डिसाइड कर लेते हैं. क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, ऐसा होता है, या महज अंदाज़ों पर ये सब कुछ होता है? यही हम साइंस एंड टेक का मौजू है, और उसके लिए वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद है. वकार भाई वेलकम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक. वकार भाई, वैसे पहले तो एप्रिसिएशन आपके लिए कि बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक टॉपिक आप लेकर आते हैं, और फिर उस पर जब डिस्कशन होती है तो हमारा इंटरेस्ट और भी डेवलप होता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार सुना है. इमरान शायद इससे वाकिफ थे, लेकिन हम जरूर सुनना चाहेंगे कि साइंस क्या है, बेसिकली किस तरह से होता है. इमरान इसलिए वाकिफ थे क्योंकि इमरान का जो ताल्लुक जिस खित्ते से है वहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी डाउन है. अच्छा. और वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है. जब आप पानी तलाश के लिए मतलब 250 फुट पे जाते हैं और पानी ना मिले तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है. तो उस वजह से ये लोग इस तरह के लोगों को हायर करते हैं. इन लोगों की सर्टन फीस होती है. और ये बेसिकली जर्मनी से स्टार्ट हुआ कहीं 16वीं सदी में. वाटर डाउजिंग कहते हैं. और इस तरह के हम लोग आयल तलाश करते हैं. अमेरिका में भी एक मतलब है इस तरह की चीज़ें. बल्कि इसकी मदद से माइंस तलाश करते हैं. वियतनाम की वॉर में अमेरिकन आर्मी ने किया. इराक की वॉर में अभी रिसेंट फिनोमेना है, उसमें उन्होंने ये किया. अच्छा. अब ये ठीक है या नहीं है, हम उस तरफ बढ़ेंगे. होता क्या है होते क्या है बेसिकली कि पानी की तरफ हम चले जाते हैं. 2 छड़ियाँ और 2 छड़ियाँ जो हैं वो सब्जेक्ट ने, उस बंदे ने पकड़ी हुई है, और वो मूव करता है. और मूव करने के बाद जैसे किसी जगह पे वो छड़ियाँ क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, सर्टेन मूवमेंट वो जब देखता है खुद ही, और वो जो खुद ही क्लोज होना शुरू हो जाती हैं तो उससे उसको आइडिया होता है कि ये नीचे पानी है या नहीं है. ठीक है, वो कैसे होती हैं वो आपको बताता हूँ. लेकिन इसमें एक और मजे की चीज़ है. अब ये बेसिकली फिनोमेना क्योंकि मिलता जुलता है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ. सदगुरु एक बहुत बड़े इंडिया में स्कॉलर भी हैं और बहुत उनकी मिलियन फॉलोइंग और सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठे रहते हैं. अच्छा, ये मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, मतलब आप तमाम मज़ाहिब जो है हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है. सिर्फ एक सर्टन बंदे की बात कर रहा हूँ क्योंकि उधर जो फ्रॉड हो रहा होता है ना तो हम उस पर उंगली उठा सकते हैं. हम कहते हैं यार उधर फ्रॉड हो रहा है, इधर जो फ्रॉड हो रहा है हम उस पर तो नहीं उठा सकते, वो उठा सकते हैं. सो अब जो सदगुरु है, मिसाल के तौर पर सदगुरु क्या करेंगे, उनके पास एक उसको कहते हैं राजरक्षा, वो जो एक बीजों का होता है तस्बीह सी. ठीक है. और वो कहते हैं जी अगर कोई मैला पानी होगा यानी कोई पोल्यूटेड पानी होगा तो उसके ऊपर वो तस्बीह जो है वो मूव नहीं करेगी. वीडियोज़ हैं उनकी. और अगर साफ पानी होगा तो उसके ऊपर वो तस्बीह जो है वो मूव करना शुरू कर देगी. ठीक है, ये बेसिकली फिनोमेना सारे मिलते जुलते हैं. आज सुबह मैं उठा तो मैंने कहा अपना खातून खाना कहा, मैंने कहा मुझे कोई चेन दे दो ना, कोई चेन दे दो, मुझे को बात करनी. तो वो कहती है क्या करना, क्या मैंने कोई जादू शादू करना. वो कही थी कि मेरी चेयर पे जादू करना. मैंने कहा नहीं, इमरान और रमला पे. अच्छा, अब आपने ना एक और से देखना है. अच्छा, ठीक है. और ये देखिए, ठीक है, पानी पानी है जमीन में. अच्छा, मेरा हाथ आपको मूव करता कहीं नजर नहीं आएगा. ठीक है, कहीं आपको मेरा हाथ मूव करता नजर नहीं आएगा. ये खुद ही मूव. ठीक है, अब आप कहते हैं इसको आगे पीछे करना है. अच्छा, ये इसको गोल करना है. ये देखें, ठीक है. ये गोल पहले तो आपने इसको ट्रिगर किया ना. ठीक है, नहीं ये देखना, इतनी ज्यादा मूवमेंट ऊपर से आपको कहीं इनिशिएटिव मूवमेंट का नजर नहीं आएगा. यस. अच्छा, ये बेसिकली वो भी यही कर रहे होते हैं. ओके. द थिंग इज
कि इसको कहते हैं आइडियो मोटर इफेक्ट। ये बहुत बाद में पता चला ना, जब साइकोलॉजिस्ट पे डिस्कस बहुत ज़्यादा किया कि ये क्या है जो 400 सालों से इस हद तक यानी, और बड़ा इन है, मतलब ये चीज़ बड़ी इन है। अब वो मैंने किसी को कहा भी था सुबह, मैंने वो 2 छड़ियाँ भी कही थी, अभी अगर वो भी आपको करके दिखा देता कि ये 2 छड़ियाँ करके वो खुद ऑटोमेटिकली वो व्यू चली जाती है। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो सादे लोग हैं जिन्होंने किसी जगह पे ये काम करे। अच्छा, ये इस हद तक है कि ये जिनको हम कहते हैं, जर्मन्स भी सादे थे क्या? सर 400 साल पहले क्या, ये तो 50 साल पहले सादे थे। आप 50 साल, ये वियतनाम की वार में सादे थे, उसको भी छोड़िए, इराक की वार में सादे थे जब ये वो तलाश कर रहे थे माइंस, अमेरिकन आर्मी। मतलब ये तो आप छोड़े ना सादगी, तो फिर ये तो चलती रहती है, ये सादे ही थे। चीज़ ये है कि उसकी बेसिकली जितनी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी रिसर्च हुई, 50% आउटकम आता है। 50% आउटकम से आता है कि इट्स चांस, रैंडम चांस। ठीक है, तो अब उसमें होता क्या था कि एक बंदा है जिसके पास 2 छड़ियाँ हैं या जो भी उसके पास है, वो माइंस तलाश कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर तो किसी जगह पे वो छड़ी क्लोज हुई और नीचे उन्होंने देखा वाकई माइन थी, ठीक है, तो अगर तो ठीक है, तो कंफर्मेशन बायस्ड, अगर आप बायस्ड हैं तो आपने हर वो डाटा उठा लिया जिसमें माइन निकल आई, वो कर दिया, इसमें वो फट गई और बंदा भी गया और छड़ियाँ भी गई, वो तो नहीं ना आप कर रहे हैं, आप तो वो कंसिडर कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि तो इसमें बेसिकली वो जो सदगुरु थे उन्होंने आपको बताया मिलियंस और पता नहीं कितना। मैं कुछ लोग सादगी में करते हैं, कुछ लोगों को एक किसी ने कहा इस तरह की ट्रेनिंग, सदगुरु इंटेंशनली ये कर रहे थे। एग्जैक्टली, ही वाज जी बिल्कुल सेलिंग दिस प्रोडक्ट समहाउ। एग्जैक्टली, उसकी वजह ये है कि अगर वो देखें, ये है ना पानी, और अगर ये मैं कहता हूँ ये पोल्यूटेड पानी है, आप लाएं इसके ऊपर नहीं घूमेंगी, ठीक है, तो नहीं घूमेगी, कहूँगा तो घूमेगी ना। उसके बाद जब दूसरी आएगा तो जब मैं कहूँगा तो ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ये घूम क्यों रही है? ये आइडियो मीटर इफेक्ट क्या है? ऑडियो मोटर इफेक्ट क्या है? ऑडियो मोटर आइडिया यानी मेरे जहन में एक आइडिया आया, और ये बेसिकली एक सबकॉन्शियस, यानी सब्जेक्ट मेक्स मोशन सबकॉन्शियसली, ये एक सबकॉन्शियस मूवमेंट है। और अगर मैं आपके कैमरामैन को कहूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पे अगर फोकस कर ले, थोड़ा सा बहुत क्लोज कर ले, तो वो मुझे पकड़ सकता है। बेसिकली मैं खुद अपने आप को नहीं पकड़ सकता, बिकॉज ये आप सबकॉन्शियस मूवमेंट है, लेकिन ये आपको बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अगर कैमरामैन करे तो ये आपको एक मूवमेंट नजर आएगी, और आपको सदगुरु में भी मूवमेंट नजर आएगी। ये नहीं है कि सदगुरु को ही कर रहा है, एग्जैक्टली, आपको सिर्फ कैमरा अगर थोड़ा सा क्लोज, तो आपको ये मूवमेंट, सर्टेन मूवमेंट जो है, ये बेसिकली देयर इज नो रियलिटी एग्जिस्ट। नहीं, आपको ये इसको कहते हैं इनवॉलंटरीली, इनवॉलंटरी मूवमेंट। ये वकार भाई ने मेरे पैसे बचा लिए, इतने अरसे से चला आ रहा है। मतलब आप जिस तरह से रेफर करें जर्मन, फिर वियतनाम की वॉर, फिर सारा ये इराक का सिलसिला, तो इमेजिन आप, इतनी ज्यादा स्टडीज हुई हैं। स्टडीज से मेरी मुराद ये है कि आपने इन लोगों ने इकट्ठा किया बहुत सारे लोगों को, पानी पे चेक किया, ऑयल पे चेक किया, माइंस पे चेक किया, मिनरल्स पे चेक किया, मेटल्स पे, हर चीज पे चेक कर चुके हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास हजारों लाखों के हिसाब से डाटा है और सारा रैंडम चांस है, और ऊपर से आप ये पकड़ भी लेते हैं कि आइडियो मीटर इफेक्ट है, आइडियो मोटर इफेक्ट है। लेकिन इसमें अब एक मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने दें। अब इसमें ये जो शख्सियात होती है ना, खासतौर पे हमारे गांव वगैरह के अंदर, ये देहातों में, आपको पता है कि उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल होता है। वो अगर किसी फातिहा के ऊपर भी जब इस तरह की शख्सियत आती है तो उनका खास प्रोटोकॉल होता है कि ये गाँव के सियाने आते हैं, और वो फिर चैलेंज भी करते हैं कि जी उनको लेके आए, वो करेंगे। और ऐसे ही सियाने हमारे हड्डियां भी ठीक करते हैं गाँव देहातों में, ठीक है, ये हमारा राय, तावीज़ भी देते हैं, मसाइल हल कराते हैं। तो ये लोग, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ओब्वियसली उसके पीछे एक दास्तान होती है, कुछ किस्से होते हैं, कुछ हैपनिंग्स होती हैं। तो इनका जो कामयाबी का रेशो है वो फिर इतना ज़्यादा क्यों होता है कि लोग इनको मानना शुरू? कंफर्मेशन बायस है ना, आप कंफर्मेशन बायस्ड होते हैं तो आप उस बुनियाद पे वो कामयाब हो रहे होते हैं, क्योंकि आप सारा उनका वो डाटा उठा रहे हैं जहाँ पे वो 50% चांस, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है, 50 इधर निकलेगा, 50 इधर निकलेगा। मैं जब भी सिक्का उठाता हूँ, या वो टेल आएगी या वो हेड आएगा। तो जब हेड आएगा सपोज, तो मैं उसको कहता हूँ ये देखा ना, ये कामयाब था। जब हेड आया तो मैं कहूँगा ये कामयाब है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं पूरे डाटा को कलेक्ट करूँ तो 50% टेल आ रही है, 50% हेड आ रहा है। लेकिन डोंट यू थिंक इसमें एक प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हकीमों के बारे में मशहूर होता है कि जो आपकी पल्स पे हाथ रखेंगे आपको बता देंगे आपका मैदा खराब है, यू नो, और ये हकीकत है, ये होता रहा है। इसी तरह से जो सियानों की हम बात कर रहे हैं, हमारे इलाकों में होते हैं कि जी आपकी कमर में दर्द हो गया है, आपका बाजू का प्रॉब्लम हो गया, फलां बंदा बड़ा सियाना है उसके पास जाएं, उसके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं होती, वो आपके बाजू को हाथ लगाएगा, एक सर्टन जगह पे बांध देगा, और कुछ लोग कहते हैं हमारा बाजू ठीक हो गया। बहुत सौ के खराब हो जाते हैं
हैं अगरचे कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो क्या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता है इसमें? देखिए अंदाजे पे आप जी एक वक्त था जब ये हिट एंड ट्रायल जो मामला था ये चल रहा था। मेरी 2 दफा हड्डियां जो हैं वो गांव के बंदे नहीं जोड़ी हैं और बड़े मतलब सही जोड़ी हैं, ऑफ कोर्स सही जोड़ी। लेकिन इशू ये है कि वो अच्छा उनसे जब पूछा गया कि ये जो आप बच्चे की, मैं छोटा था, तो ये जो हड्डी सीधी कर रहे हैं तो ये आप इनको तजुर्बा क्या है? तो वो कहते हैं वो क्योंकि वो चरवाहे शेफर्ड होते हैं तो वो पत्थर मारते हैं ना जब जानवरों को, तो उनकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है और 30-40 साल उनकी हड्डियां तोड़ के उनको कर के तो फिर वो लाइक एक बार। लेकिन देखिए एक्चुअली उनको नहीं पता कि अंदर क्या है या कोई सिलसिला, तो एक रिस्क है, कभी तुक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता। ये जो वाटर डाउजिंग है, जिसके वाटर डाउजिंग की बात कर रहे हैं, आप बिलीव करेंगे, आप तो कह रहे थे ना कि अभी ये सारे 400 साल से और जर्मन भी बेवकूफ हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 3-4-5 ऐसे लोगों को जो वाटर डाउजिंग के हवाले से अवार्ड दिए हैं, पैसे दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। सर वो तो अब जब राफेल इंडिया में आए तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जो लीमू वगैरह उस पर रख रहे थे कि अब ये सही चलेगा, और हम किसी मजहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं रखते, वो उनकी मजहबी जो भी नॉर्म्स हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा रियलिस्टिक या साइंटिफिकली चीजों हमारे, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, हमारे अपने गाँव में जो लोग आते थे, मैंने हमारे घर का बोर जो है इन्हीं की वजह से हुआ है, वाटर डाउजर आया था। और अमूमन ये कहा जाता है, जो उनके यहाँ एक सोच है, वो ये समझते हैं कि शायद ये एक मैग्नेट होता है आपके अंदर, मैग्नेट मकनतीसी कुव्वत होती है जो पानी, ऐसा कुछ। हालांकि कुछ नहीं होता, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी। ये बहुत जबरदस्त वो सारा मामला था और जिस पे वकार अहमद मलिक ने डिटेल बता दिए कि हम इसको साइंस समझते थे या इसको समझते थे कोई इनके पास ताकत है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का दिल भी तोड़ दिया। महबूब आपके कदमों में के जरिए जो बहुत पैसे लुटा चुके हैं कि महबूब उनके कदमों में आ जाएगा, कदमों में तो आ जाता है, लेकिन महबूब ने जिसके कदमों में जाना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं जी, और क्योंकि वकार भाई साथ है तो वैसे ही जरा वो एक अदबी पहलू भी जाग जाता है जब साथ होते हैं। तो उबैदुल्ला बेग साहब की 9th डेथ एनिवर्सरी, कसौटी को लेकर बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े दानिश्वर अदीब, हम क्या क्या उनकी तारीफ करें। पाकिस्तान के चंद उन लोगों में से जिन्होंने अदब की बड़ी खिदमत की और ख़ास तौर पर उसको आम फहम बनाने के लिए और उस वक्त की जो जनरेशन थी तक पहुंचाने में बड़ा रोल अदा किया। उनकी डेथ एनिवर्सरी है, थोड़ा सा अगर उनको हवाले से बताएं तो 1936 को वो पैदा हुए और नॉवलिस्ट भी थे, कॉलम निगार भी थे, और 2009 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। वी हैव अ डिजिटल रिपोर्ट अबाउट उबैदुल्ला बेग साहब, वो हम चलाते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब बारी है हमारे खाने पीने के सेगमेंट की। और अब चूंकि गर्मियां भी हैं तो गर्मियों में सबसे जरूरी क्या होता है? पानी। पानी नहीं, पानी और एसी, आइसक्रीम। आज देसी फूड में फरियाद आना कुछ मुनफरिद और मजेदार किस्म की आइसक्रीम खिला रही है आपको बहुत जुड़ी। देखते हैं आज का देसी फूड। मौसम हो और आइसक्रीम और स्लश खाया पिया ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी नाजरीन, आज मैं आई हूँ समनाबाद गोल चक्कर में, जहाँ पर है सुपर स्लश कॉर्नर। यहाँ के रश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास आइसक्रीम और स्लश के कितने सारे टेस्ट हैं। चले आए कस्टमर से भी बात कर लेते हैं और इनके पास कितनी ज्यादा स्लश और आइसक्रीम की वैरायटी है, इन्हीं से पूछते हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं इसी इलाके में रहता हूँ, समनाबाद में। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट अच्छा तो तभी आते हैं ना यहाँ पे, अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो कैसे आएंगे कहते हैं।
और अच्छी आइसक्रीम है और कम कीमत में है और अच्छा एक कह लें एंटरटेनमेंट है कि रात के टाइम बच्चों को साथ ले आते हैं और इस आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। कौन आइसक्रीम जो है सर्दियों में ज़्यादा खाने का मज़ा आता है या फिर गर्मियों में? सर्दियों में आता है ज़्यादा मज़ा। सर्दियों में जी। क्यों? बस वो ज़रा मेल्ट नहीं होती है और अच्छा लगता है। अब ये देखना ये मेल्ट हो रही है। आपने कौन सा फ्लेवर पिया? अभी हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगा टेस्ट आपको इनका? बहुत अच्छा है इनका फ्लेवर है, इसलिए इनके पास बार बार आते हैं। आपने कहीं और से भी आइसक्रीम ज़ाहिर सी बात हाँ है जी। टेस्ट की होगी, जितने आप शौकीन लग रहे हैं, तो टेस्ट का डिफरेंस है बाकियों से और इनका? बाकियों से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम इसलिए सारी जगह छोड़ के हमेशा यहीं पे आते हैं। कि आप क्या पी रहे हैं? मैं ये ब्लूबेरी स्लश पी रहा हूँ। कौन सा पी रहे हैं? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी पी रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा टेस्ट लगता है ब्लूबेरी से? माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है इनका। आप कहाँ से आई हैं? हम ये पास से ही आए हैं। अभी मैं स्लश लेने लगी हूँ बेटे के लिए और बच्चों के लिए आइसक्रीम घर लेके जाऊँगी। कौन सा स्लश ले रही है? कौन सी आइसक्रीम? मैंने फ्लेवर वाला स्लश लूँगी और पीनट वाली आइसक्रीम लूँगी। ऐसी क्या खास बात है जो आप यहीं पर आती हैं? इसलिए कि हमने काफ़ी जगह से खाई है, हमें नहीं अच्छी लगती। ये लगा लें कि हमें चस्का पड़ गया। अभी आप कौन सी कोन खा रहे हो? चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट खा रहे हो। अच्छा, तो आपको और कौन से फ्लेवर यहाँ से अच्छे लगते हैं? सारे। सर्दियों में ज़्यादा कौन खाते हो या गर्मियों में? गर्मियों में। तो इधर से खाने का टेस्ट और कहीं और से खाने का टेस्ट कैसा लगा आपको? डिफरेंस लगा कुछ? इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और बहुत डिफरेंट है सबसे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर काशिफ साहब। आपने ये काम कब और कैसे स्टार्ट किया था? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे यहाँ पे माशाल्लाह हम लोगों को काम करते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। हम लोगों ने यहाँ से फुटपाथ से स्टार्ट लिया था। माशाल्लाह एक स्लश की मशीन थी और एक ही आइसक्रीम की मशीन थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मुकाम पे हैं कि माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ था? अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं, भाइयों का घर, अब सब मिल के भाई काम करते हैं। 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक से काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस मुकाम तक पहुँचाया हुआ है। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? आइसक्रीम कोन्स है, स्लश वगैरह हैं, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है, हॉट ब्राउनी है, हॉट चॉकलेट है, हॉट ब्राउनी वगैरह है। ये सब लोग सर्व करते हैं हम लोग, कप में भी कोन में भी। आपके पास आइसक्रीम में कितने फ्लेवर्स हैं? आइसक्रीम में टोटल 4 फ्लेवर्स हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, चॉकलेट है। हम लोग इसको मुख्तलिफ स्टाइल में चेंज कर देते हैं, मतलब कि डिप कोन जैसे कर देते हैं, पीनट डिप कोन कर देते हैं, पीनट पे साथ डिप कर देते हैं, चॉकलेट में डिप करके फिर पीनट में ऐड कर देते हैं। इस तरह लोग बहुत लाइक करते हैं हमारी आइसक्रीम। आइसक्रीम में डिमांड किस फ्लेवर की सबसे ज़्यादा है? मैडम सबसे ज़्यादा डिमांड चॉकलेट डिप में भी काफ़ी डिमांड है और पीनट डिप में भी काफ़ी डिमांड है। ये लोगों का पसंद होता है, वो जिस चीज़ में ज़्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चॉकलेट डिप और पीनट डिप दो जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? हम लोग प्योर मिल्क डालते हैं और इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं। क्रीम के साथ शुगर होती है और फ्लेवर होते हैं और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते। आइसक्रीम को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? आइसक्रीम को तैयार होने में मैक्सिमम आधा घंटा पहले टाइम पे लगता है, फिर आस्ता आस्ता जितनी मर्जी आइसक्रीम निकालते जाए साथ साथ तैयार होती है। स्लश में कितने फ्लेवर्स हैं? स्लश में 12 फ्लेवर हैं, लेकिन इसमें नेचुरल फ्लेवर जो है लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसमें इमली है, लेमन है, फालसा है। आइसक्रीम और स्लश लोग ज़्यादा गर्मियों में खाना पसंद करते हैं या सर्दियों में? सर्दियों में लोग आइसक्रीम इंजॉय करने के लिए खाते हैं ज़्यादातर, और गर्मियों में गर्मी होती है, इस वजह से लोग ज़्यादा आइसक्रीम का रुझान रहता है। अच्छा, आपकी शॉप का टाइम क्या है? शॉप सुबह 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक ओपन रहती है। मैंने अभी बाहर देखा है लोग दोस्तों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ऐसी क्या आपकी आइसक्रीम में ख़ास बात है जो इतना सारा रश लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में हमारे रेट बहुत मुनासिब हैं। 30 से स्टार्ट होता है और 70 तक कौन दे रहे हैं हम लोग। पूरे लाहौर में इससे मुनासिब रेट कोई भी नहीं देता। जो हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं, पूरे लाहौर में ऐसी क्वालिटी इतने रेट में कोई भी नहीं दे रहा। स्लश के भी काफ़ी मटीरियल है, फ्लेवर्स हैं हमारे पास जो लोग बहुत लाइक करते हैं। नेचुरल फ्लेवर बहुत ज़्यादा है हमारे पास। कोल्ड कॉफ़ी हमारी बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत मशहूर है कोल्ड कॉफ़ी। हॉट ब्राउनी भी हमारी बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। नाजरीन, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी और आइसक्रीम विद स्लश आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। इस सख्त
गर्मी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। देसी फूड आपने देखा और प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है, लेकिन इन दी एंड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वो है जनाब अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के हवाले से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 20 जुलाई को उन्होंने स्पेस की जानिब उड़ान भरनी है। लेकिन इस वक्त change.com के ऊपर एक करारदाद डाली गई है और इसके ऊपर अब तक 59,000 लोगों ने साइन किए हैं जो ये कहते हैं कि जेफ बेजोस को वापस ज़मीन पे नहीं आना चाहिए। और इसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिसपे उन्होंने कहा है कि ही शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। और आपको ये भी बताएं कि इन्होंने अपने भाई के साथ, इनके भाई हैं मार्क बेजोस, उसके साथ इन्होंने स्पेस के अंदर जाना है 20 जून को और 20 जुलाई को और 7 जून को उन्होंने कहा था कि उनका स्पेसशिप जा रहा है। और अब 59,000 अफराद ये कह चुके हैं, पिटीशन साइन कर चुके हैं कि जेफ बेजोस शुड नॉट कम बैक टू अर्थ। दुनिया तंग है इनसे, जैसे कहते हैं ना दुनिया तंग है तुम्हारे से, जेफ से तंग है दुनिया। हमसे भी तंग हो जाएंगे अगर हम थोड़ी देर और है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। शाम को जोश जगाते हुए मुलाकात होगी भी बहुत। और फिर इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।